बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसी जा रही है तैयारी मिड टर्म की? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरी कोशिश होगी कि मिड टर्म से पहले पहले एटलीस्ट 70% कोर्स कवर कर दूँ ताकि स्टूडेंट्स की हेल्प हो सके। तो चलें आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हम कोशिश करेंगे लेक्चर नंबर 15, 16 और 17 को कवर करें। लेकिन इस लेक्चर को कवर करने से पहले हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि कर्विलिनियर सिस्टम में किसी भी वेक्टर के टेंजेंट वेक्टर कैसे निकालते हैं और नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालते हैं, ये हमने निकालना सीखा था। तो टेंजेंट वेक्टर मैंने बोला था आपको करली यू और करली u1, यानी अगर 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है u1 u2 तो उसके टेंजेंट वेक्टर u1 के अगेंस्ट क्या होंगे, u1 करली u1 और करली आर, करली आर और करली u1। इसी तरह u2 के अगेंस्ट क्या होगा, करली आर और करली u2, इसी तरह u3 के अगेंस्ट। और इसी तरह हमने नॉर्मल देखे थे। नॉर्मल कैसे होता था, डेल u1 डेल u2 और डेल u3। ये हमने टेंजेंट और नॉर्मल वेक्टर निकालना सीखे थे, ठीक है। और हमने ये जो यूनिट वेक्टर e1 e2 था ये भी निकालने सीखे थे। तो चलें नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। मैं मज़ीद टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इसमें। अच्छा, आज हम कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 चीज़ें, बेसिक चीज़ें निकालना सीखेंगे। एक तो पहले आर वेक्टर ए के अगेन हम कंपोनेंट वाइज यानी टेंजेंशियल वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर देखेंगे। सेकंड में हम देखेंगे किसी आर्क की लेंथ कैसे निकालते हैं। अगर स्टूडेंट्स वेक्टर हो यानी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में आर्क लेंथ निकालने का फार्मूला आता है dr.dr और उसको ds से शो करते हैं। यहाँ पर ds आप किया है आर्क लेंथ है, ठीक है। इसी तरह हम इसमें एरिया निकालना सीखेंगे। एरिया का फार्मूला आपको पता है, अगर वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हो तो उसको 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं और उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। इसी तरह तीसरी चीज़ हम वॉल्यूम निकालना सीखेंगे। लेकिन वॉल्यूम पहले हम देखेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में निकालने का फार्मूला क्या होता है, ट्रिपल प्रोडक्ट होता है और साथ में मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, इन चीज़ों को जहन में रखेंगे तो आपको बहुत ईजीली समझ आ जाएगी नेक्स्ट टॉपिक की। चलें देखते हैं। पहले तो हम वेक्टर ए के टेंजेंशियल, आपको पता ही है a1 e1 a2 e2। ये a1 e1 को हम अगर टेंजेंशियल में लिखें तो करली आर ओवर करली u1, करली आर या पार्शियल आर ओवर पार्शियल u2, पार्शियल आर ओवर पार्शियल u3, ये हमने देखे हैं, ठीक है। ये हम निकालना सीखे हुए हैं। अच्छा, अब ये जो टेंजेंशियल वेक्टर होगा ना, पार्शियल आर ओवर पार्शियल u1, ये c1 कंपोनेंट के अलांग होगा, ये वाला c2 के कंपोनेंट के अलांग होगा और ये c3 कंपोनेंट के अलांग होगा, ठीक है। इसी तरह ये स्मॉल c1 के अलांग होगा और ये स्मॉल c2 के अलांग होगा और ये स्मॉल c3। ये नॉर्मल हो गए, ये टेंजेंशियल हो गए। अब ये जो कैपिटल C1 है इसको हम कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट बोलते हैं। स्टूडेंट, कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट ऐसे कंपोनेंट हैं जिसमें एक कंपोनेंट अगर ज़्यादा हो तो दूसरा कम हो जाता है, यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अगर यानी सपोज u1 बढ़ रहा है तो u2 कम हो जाएगा, u2 कम हो रहा है तो u1 बढ़ जाएगा। इसी तरह ये नीचे वाले स्मॉल c जो हैं ये हमारे कोवेरिएंट कंपोनेंट कहलाएंगे। बस इसमें इतनी चीज़ याद रखनी है आपने, ठीक है। तो चलें अभी हम आर्क लेंथ निकालना सीखेंगे। किस में, कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। हमने पढ़ा है कि आर्क लेंथ का फार्मूला क्या है, dr/dr। इट मीन्स कि हमें पहले dr चाहिए। तो ये हमारा r वेक्टर है, इसको अभी भूल जाएं, इसको नहीं याद रखना, ठीक है, इसको छोड़ दें अभी। ये हमारा r वेक्टर है जिसके 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है, u1 u2 और u3, ठीक है। यानी ये फंक्शन है किसका, u1 u2 और u3 का। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। अब डेरिवेटिव इस तरफ dr लेंगे तो ये चेन रूल लगेगा। चेन रूल बस इसको याद रख लेना आपने, dr ओवर u1 dr ओवर u2 dr ओवर u3 और साथ में ये डेरिवेटिव भी आ जाएगा u1 du2 du3। ये आप कैलकुलस की बुक से सीख सकते हैं, बल्कि आपने सीखा होगा, बस इसको आपने याद रखना है। ये dr निकल आया हमारा, ठीक है। इट मीन्स कि अब हम
जो आर्क लेंथ है वो इजीली निकाल सकते हैं। अच्छा, वेक्टर में मैंने बोला था आर्क लेंथ को ds से शो करते हैं, जबकि आपका कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसमें हम ds स्केल से शो कर देंगे। सिंपल इज़ दैट। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, इससे हम कुछ मज़ीद चीज़ें अखज़ करेंगे। करली r और करली u1 ये हमने पीछे पढ़ा हुआ है, ये सारा किसके बराबर होता है जी, h1 और e1 यूनिट वेक्टर के बराबर होता है। ये du1 साथ वैसे ही आ जाएगा, ये हमने पीछे अखज़ किया हुआ है। ठीक है। इसी तरह ये वाला किसके होगा, h2 e2 और ये du2 साथ वैसे ही आ गया। इसी तरह ये किसके बराबर है, ये h3 e3 के बराबर है और ये du3 साथ वैसे का वैसे ही आ गया। सो इट मीन्स हमें dr की वैल्यू मिल गई है। अब हम dr को dr से डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, उसका dr का dr से डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। ये तो डॉट प्रोडक्ट में इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पर वैल्यू dr की ये है, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर रखने के बाद तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी। अब डॉट प्रोडक्ट तो आपको आता ही होगा, ये ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारा आर्क लेंथ निकल आया। नेक्स्ट हम निकालेंगे एरिया। एरिया का मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर का, तो इसमें भी हम क्रॉस प्रोडक्ट ही निकालेंगे। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पर गौर कीजिएगा, ये एक पॉइंट भी है, इसमें जो आपको अब वेक्टर दिए हुए हैं ना वो हमने निकाले हुए हैं। u1 के अलांग क्या था, h1 du1 और e1। u2 के अलांग क्या है, h2 du2 और e2। इसी तरह इसके अलांग ये आ गया। अब स्टूडेंट्स, अगर u1 के अगेंस्ट आपने एरिया निकालना है तो इसके अगेंस्ट एरिया निकालने का फार्मूला है कि इसके जो बैक में होंगी ना ये एरिया आपने लेना है। ठीक है, इसके बैक में। तो इसके बैक में गौर कीजिएगा, अगर आपने एरिया A1 निकालना है किसके अलांग, u1 के, तो u1 के अलांग हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाले वेक्टर, ये वाला और ये वाला। ठीक है, इन दो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला एरिया आपका आएगा ना, ये वाला। ठीक है, ये नहीं आएगा, सॉरी ये इसमें शामिल नहीं होगा। यानी u1 निकालना है तो u1 के अपोजिट साइड पे जो भी एरिया होगा वो इसका एरिया होगा। ठीक है। सो ये एरिया निकालने के लिए इसके अलांग ये दो कर्व आ रहे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये हमारा du भी कांस्टेंट, सॉरी h2 भी कांस्टेंट है, h3 भी कांस्टेंट है, du2 भी कांस्टेंट है और du3 भी कांस्टेंट है। ये हमने बाहर निकाल लिए और इनको आपस में क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे। e2 e3 को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो वो आपको पता है किसके बराबर आता है, e1 की। ये भी हमने पीछे पढ़ा हुआ है। और e1 यहाँ पर चूंकि यूनिट वेक्टर है, ऑर्थोगोनल है, तो इसलिए e1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? गौर करें कि a1 में आपने उसके अपोजिट लेने हैं, इसी तरह a2 जो होगा उसमें क्या होगा, उसमें a2 के अपोजिट आ जाएंगे, यानी u2 के जो अपोजिट होंगे 1 वाला और 3 वाला, तो इसमें 1 वाले और 3 वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी फाइनल। ये इसको सेम एज da1 की तरह ऑपरेट करना है, इसी तरह da3 आ जाएगा। इसमें तो कुछ अब मज़ीद समझने वाली बात नहीं है, जस्ट आपने क्रॉस प्रोडक्ट ही करना है। ठीक है। अब वॉल्यूम निकालेंगे तीसरे नंबर पे। वॉल्यूम निकालना हमने सीखा हुआ था कि वॉल्यूम अगर वेक्टर हो तो वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, ट्रिपल प्रोडक्ट होता है। तो इसमें भी देखिएगा h1 du1 e1 डॉट h2 du2 e2 क्रॉस h3, इसको हम a b और c तर्ज में भी लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। ठीक है, डायरेक्ट लिख दें, डायरेक्ट भी ठीक है। और वॉल्यूम को dv से डिनोट किया हुआ है, तो जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो इसमें जो h वाले और du वाले वो कांस्टेंट हैं, वो बाहर आ जाएंगे ये सारे के सारे। ठीक है, और इनका प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, e.1 e.1.2 क्रॉस e3। अब e.1, अच्छा स्टूडेंट, अब इसमें ये ट्रिपल प्रोडक्ट है तो इसको हम i j जिस तरह वेक्टर में करते हैं i j k और साथ में ये इनके मैग्नीट्यूड लेके मल्टीप्लाई कर लेते हैं। खैर इतना लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको आपने याद रखना है, ये किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो फाइनली आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखें इसमें वॉल्यूम को अगर आपने सिंपली याद करना है तो ये जो वेक्टर है इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें, h1 du1 e1, h2 du2 e2, h3 du3 e3,
तो ये आपका वॉल्यूम आ जाएगा। देखिएगा यही वो चीज़ आ गई है, इसने जस्ट क्या किया है, H1 H2 H3 को इकट्ठा कर दिया। क्लियर हो गया, अंडरस्टैंड। और ये जो यूनिट वेक्टर हैं वो आपके 1 के इक्वल आ जाएंगे, तो वो मल्टीप्लाई करके 1 ही हो जाएगा। ये स्टूडेंट्स जैकोबियन ट्रांसफॉर्मेशन है। जैकोबियन फार्मूला पहले हम देख लेते हैं कि अगर 3 कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, कंपोनेंट हैं, एक x है, एक y है और एक z है, और ये तीनों किसके फंक्शन है, u1 u2 और u3 के, तो उस सूरत में जैकोबियन जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन है उसका फार्मूला है वो बस आपने याद रखना है, जिसको j से डिनोट करते हैं, x y z और u1 u3, यानी ये x y z किसके फंक्शन है, u1 u2 और u3 के। तो सिंपल है कि आपने पार्शियल लेने हैं, पार्शियल x और पार्शियल u1 कर लें, पार्शियल x और पार्शियल u2 कर लें, पार्शियल x और पार्शियल u3 कर लें। इसी तरह नीचे y में आ जाएगा और इसी तरह नीचे z में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर उसने x को कॉलम में लिखा हुआ है, मैंने रो में लिखा हुआ है, एक ही बात है, ठीक है। जिस तरह आपको इजी लगता है आप कर सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 17 में ये मज़ीद, चूँकि ये आपको पता है ये ट्रिपल प्रोडक्ट के बराबर भी होता है, इसको हमने ट्रिपल प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख दी है। ये बाकी चीज़ें आप कर लेंगे, ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। एक एग्जांपल कर लेते हैं इसके अगेंस्ट। कह रहे इफ़ आर दी पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी, यानी एक आर वेक्टर दिया हुआ है, H1 की वैल्यू भी दी हुई है, H2 की वैल्यू भी दी हुई है, H3 की वैल्यू भी दी हुई है, E1 E2 E3 सारी वैल्यूज़ दी हुई हैं। नो द पोजीशन वेक्टर पॉइंट पी इज़ इन द रेक्टेंगल। निकालना क्या इसमें, कह रहा है फाइंड द स्केल फैक्टर्स, आर्क लेंथ निकालनी है एंड जैकोबियन निकालना है इन रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब ये जो सिस्टम दे दिया हुआ है ना वो रेक्टेंगुलर दे दिया हुआ है, यानी ये 90 के एंगल पे होंगे या अर्थागोनल होंगे, ठीक है। तो इट मीन्स कि हमने स्केल वेक्टर निकालने हैं H1 H2 H3 नंबर 1 पे, और नंबर 2 पे आर्क लेंथ निकालनी है। तो आर्क लेंथ यानी हमने क्या निकालना है, dr इंटू dr करके निकालना है। चलें देखते हैं। कह रहा है कि अगर r एक वेक्टर है, r वेक्टर आपको पता है किसके बराबर होता है, xi x y j और z के, ठीक है। तो हमें ये फार्मूले गिवन है, ये हमें पता है, ये भी हमें पता है, ठीक है, E2 E3 का। देन आर पोजीशन वेक्टर देख लेते हैं, एक्स वाई वाई जे u1 और u2 u3 ये एक्स वाई के फंक्शन हैं, ये एक दूसरे पे रिलेट करते हैं। dr और dx आई आ जाएगा, dr और dy j आ जाएगा, ठीक है। और dr और पार्शियल z करली z के यूनिट वेक्टर के बराबर आ जाएगा। चूँकि ये यूनिट वेक्टर है इसलिए x के लांग i यूनिट वेक्टर होगा, y के लांग j होगा और z के लांग k होगा, ठीक है। अब ये कर्विलिनियर नहीं बल्कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब आइए, आपको पता है किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर 1 के बराबर है। j किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर 1 के। k किसके बराबर है, यूनिट वेक्टर 1 के। क्लियर हो गया। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये यहाँ हम पुट कर देंगे H1 में और H2 में H3 में, तो यहाँ से पुट करने से आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 1 ही आ जाएगा। तो ये आपके फैक्टर वेक्टर आ गए। अब नेक्स्ट हमने क्या निकालना है, नेक्स्ट हमने dr और ds निकालना है। dr हम ऑलरेडी जानते हैं, इसका फार्मूला बाय चेन रूल से। ये dr की कीमत यहाँ पर पुट करेंगे, यहाँ पर फिर dr की कीमत पुट करेंगे, ठीक है। अब ये जो वेक्टर है ये हमने अभी निकाला हुआ है, यूनिट वेक्टर i के बराबर होगा, ये j के और ये k के बराबर होगा, ठीक है। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके dx स्क्वायर dy स्क्वायर और dz स्क्वायर आ जाएगा। अब जैकोबियन है, अब जैकोबियन को वो जो फार्मूला है उसमें भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो हमने पढ़ा था फार्मूला, यानी करली x ओवर करली u1, करली y ओवर करली u1, करली z ओवर करली u1, इस तरह भी लिख सकते हैं इसको। और जैकोबियन को हम h की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी स्केल फैक्टर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, H1 H2 और H3 के। तो ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर 1 आ जाएगा आपका, ठीक है। इसी तरह दूसरा है, ये आप कर लेंगे, इजीली हो जाएगा। इसको आप देखिएगा, अगर नहीं समझ आएगी तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल ईजी है, बेसिक चीज़ आपको वो कैलकुलेशन करनी थी वो आपने कर ली है, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।